सो हे गाइस, दिस इज़ विष्णु एंड यू वाचिंग डेल्टा फिज़िक्स। सो बच्चों, इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ फोर्स के बारे में, है ना। तो मैं कह रहा था कि जो फोर्स होता है, ठीक है, फोर्स आपने ये पढ़ा होगा न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग। न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ठीक है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग आपने ये पढ़ा होगा फोर्स की डेफिनेशन कि F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि द्रव्यमान और त्वरण, ठीक है, जिसको इंग्लिश में मास कहते हैं, मास और एक्सेलरेशन का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसे क्या कहते हैं? फोर्स। ठीक है, अगर किसी बॉडी पे लगा हुआ फोर्स कैलकुलेट करना है तो आप बस इतना जान लो कि उस बॉडी का मास ले लो और उस बॉडी की कितनी एक्सेलरेशन है ना, और इनका मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? फोर्स। ठीक है, तो ये एक जनरल डिफिनेशन है, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप एक्चुअल प्रैक्टिस में जानना चाहो कि फोर्स क्या है, तो हमने पता लगाया और हमने ये पाया कि जो फोर्स होता है ना उसे कहते हैं कॉज ऑफ मोशन। क्या कहते हैं? कॉज ऑफ मोशन। ये एक तरीके से आप इसे कोटेशन भी कह सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, ये हमें ये बताती है कि ये जो फोर्स होता है हमारा, ठीक है, ये जो फोर्स होता है, अगर मैं बात करूं कि अगर कोई बॉडी या फिर कोई मैन है ना, कोई मैन है, वो क्या है? रेस्ट पे है। ठीक है, क्या है वो? रेस्ट पे है। तो रेस्ट पे है तो ठीक है, अब हमने क्या किया, मैंने इसको पुश करना स्टार्ट किया पीछे से, एफ फोर्स लगा करके पुश करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये क्या करेगा? मोशन करेगा। अच्छा, पुश कर सकता हूँ तो मैं इसे पुल भी कर सकता हूँ। तो लेट सपोज एक दूसरा आदमी है, ये रेस्ट में है ना, क्या है? रेस्ट में है, और मैं इसे क्या कर रहा हूँ? पुल कर रहा हूँ, तो ये क्या करने लगा? मोशन करने लगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या था कि ये रेस्ट में था और मोशन करने लगा। तो किसकी वजह से इसने मोशन किया? आखिरकार कौन जिम्मेदार है? तो कौन जिम्मेदार है बच्चों? फोर्स, जिसे मैं क्या कह रहा हूँ? पुश या पुल, है ना, जिसको कह सकते हैं हिंदी में खींचना या धकेलना। दिस इज द मेन कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये हमारा फोर्स हो गया, है ना, जिसका एक तरीके से ये एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है। ठीक है, परिभाषा। अच्छा, मैंने पिछले वीडियो में ये डिस्कस किया था कि जो फोर्स होते हैं दो तरीके के होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक कंजर्वेटिव फोर्स और एक नॉन कंजर्वेटिव। अच्छा, आप कंजर्वेटिव फोर्स को एक फोर्स और कह सकते हो क्या? उसका एक सेकेंड नेम और है इंटरैक्शन फोर्स, है ना। अच्छा, इंटरैक्शन फोर्स को समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है नो फिजिकल कॉन्टैक्ट। क्या लिखा है मैंने? नो फिजिकल कॉन्टैक्ट, है ना। आप इसे ये भी लिख सकते हो कि ये क्या है? एक तरीके का कंजर्वेटिव फोर्स है। क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स। आप इसे कह सकते हो, आप इसे कंजर्वेटिव फोर्स कहो या फिर इंटरैक्शन फोर्स कहो, बोथ आर द सेम मीनिंग। अच्छा, दूसरा मैंने क्या लिया? कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या हुआ? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। मैं लिख भी रहा हूँ साथ में, है ना, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो ये दो तरीके के फोर्स होते हैं। आप अपने एग्जाम में ये भी लिख सकते हो कि जो फोर्सेस होते हैं दो तरीके के होते हैं, पहला कंजर्वेटिव, दूसरा नॉन कंजर्वेटिव, या फिर आप इसे इंटरैक्शन फोर्स, है ना, और दूसरा कॉन्टैक्ट फोर्स भी कह सकते हो। बोथ आर द सेम मीनिंग। ठीक है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ ये है कि ये जो इंटरैक्शन फोर्स है मेरा, है ना, जो इंटरैक्शन फोर्स है इसको बेसिकली 4 भागों में डिवाइड किया गया है, 4 टाइप्स में। पहला स्ट्रॉन्ग फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा वीक इंटरैक्शन, और चौथा क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, है ना, कि हमारे यूनिवर्स में 4 तरीके के फोर्स पॉसिबल है ना, पूरे ब्रह्मांड में। पहला है स्ट्रॉन्ग फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा वीक इंटरैक्शन, और चौथा क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अच्छा, इसके ऑर्डर्स देख लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स का ऑर्डर क्या होता है? 1 होता है। आप इसे याद रखना, स्ट्रॉन्ग फोर्स का ऑर्डर क्या होता है? 1 होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का ऑर्डर क्या होता है? 10 के पावर -2, या फिर 1/137, राइट। अच्छा, वीक इंटरैक्शन का ऑर्डर क्या होता है? 10 के पावर -9। ठीक है, वहीं ग्रेविटेशनल फोर्स का ग्रेविटेशनल फोर्स का ऑर्डर क्या होता है? 10 के पावर -39। अच्छा, एग्जाम में आपके क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होगा? वो क्वेश्चन ये कहेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स का ऑर्डर और वीक इंटरैक्शन फोर्स के ऑर्डर का रेशियो बता दो। तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। ठीक है,
मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया और आप इसको समझ लो, ठीक है। अच्छा, रेंज की बात कर लेते हैं, ठीक है, रेंज की बात, है ना, इसको हिंदी में परास कहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स का जो रेंज होता है बच्चों कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर होता है, जिसको क्या कहते हैं, 1 फर्मी, ठीक है, 1 फर्मी। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का रेंज क्या होता है, 0 to इन्फिनिटी, 0 से इनफाइनाइट तक होता है। अच्छा, वीक इंटरेक्शन का क्या होता है, 0.1 फर्मी, है ना, 0.1 फर्मी कहो या फिर 10⁻⁻17 मीटर कहो, बोथ आर द सेम मीनिंग, ठीक ना। अच्छा, ओके। अच्छा, अगली चीज़ क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स का रेंज, तो ये भी क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी होता है, ठीक है। ओके ओके, तो मैं क्या कह रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है इसका रेंज क्या होता है, 0 से इनफाइनाइट तक, ठीक है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का भी 0 से इनफाइनाइट तक होता है ना। और वीक इंटरेक्शन का क्या होता है, 10⁻⁻17 मीटर, और इसका 10⁻⁻15 मीटर होता है, ठीक है। अच्छा, इसके इंट्रामॉडरेटिंग पार्टिकल्स भी देख लेते हैं, है ना। इंट्रामॉडरेटिंग पार्टिकल्स जो होते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स के केस में 3 होते हैं, मेसॉन, क्ल्यूऑन और हाइप्रॉन्स, ठीक है, ये इसके इंट्रामॉडरेटिंग पार्टिकल्स हो गए। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के केस में क्या होता है, इंट्रामॉडरेटिंग पार्टिकल्स क्या होता है, फोटॉन होता है अकेला, ठीक है। और वीक इंटरेक्शन के केस में क्या होता है, इंट्रामॉडरेटिंग पार्टिकल बोसॉन होता है, ठीक है बच्चों। और ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में क्या होता है, सबको पता है क्या, ग्रेविटान, है ना। ग्रेविटान पार्टिकल से क्या होते हैं, इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, किसके लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। अच्छा, इसके ओपेरा टर्मिनल जो एरिया होता है वो भी देख लेते हैं कि इसके काम क्या क्या होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है बच्चों जो, इसका जो काम होता है बाइंडिंग ऑफ न्यूक्लियॉन्स को बांध के रखता है। अच्छा, न्यूक्लियॉन्स में होता क्या क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, न्यूक्लियॉन्स में, तो इसे क्या करता है, बांध के रखता है। इसका वर्क है क्या, स्ट्रॉन्ग फोर्स का, कि न्यूक्लियॉन्स को क्या करे, न्यूक्लियस में बांध के रखे। न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, इसके इंट्रामॉडरेटिंग पार्टिकल्स क्या होते हैं, फोटॉन होते हैं। और इसका ओपेरा टर्मिनल एरिया क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ सबस्टेंस, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सबस्टेंस, है ना। ओके, और बोसान का वर्क क्या है, बाइंडिंग ऑफ क्वार्क एंड एंटी क्वार्क पार्टिकल। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, है ना, ये क्वार्क और एंटी क्वार्क पार्टिकल लिखा हुआ है ना, बाइंडिंग ऑफ क्वार्क एंड एंटी क्वार्क पार्टिकल्स बोसान के केस में। और ग्रेविटान के केस में क्या होगा, मैटर वेव एंड सोलर सिस्टम, ठीक है, मैटर वेव एंड सोलर सिस्टम। अच्छा, अब ये कंजर्वेटिव फोर्सेस यानी इंटरैक्शन फोर्स के बारे में तो हमने देख लिया कि 4 तरीके के फोर्सेस होते हैं। अब थोड़ी सी कॉन्टैक्ट फोर्स की बात कर लेते हैं, है ना। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है, इसमें भी कई तरीके के फोर्सेस होते हैं, हम कुछ चुनिंदा देखेंगे। जैसे कि एक फोर्स ये है, आपने कभी देखा होगा अपनी ज़िंदगी में, ये क्या है, पाइवट कॉन्टैक्ट। तो ये भी एक तरीके का क्या हो गया, कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल हो गया। क्या हो गया बच्चों, पाइवट कॉन्टैक्ट। एक एग्जाम्पल और है, जैसे कि टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट, जिसको क्या कहते हैं बच्चों, बताइए, वीडियो पॉज करके बताइए क्या होगा। अभी तो डिस्कस किया था हमने पिछले वीडियो में, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, या फिर इसको आप कह सकते हो टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट। क्योंकि देखो ना, यहाँ पे टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट, आप ये चीज़ देखो कि ये जो भी इस पर फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, इस ब्लॉक के क्या टेंजेंट के अलॉन्ग ही तो लग रहा है, ध्यान से देखो। तो इसलिए क्या है, इसका मैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू ले लेता हूँ, तो मुझे देख के पता चल रहा है कि एक टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट है ना। अच्छा, एक कॉन्टैक्ट और भी हम जानते हैं, क्या, नॉर्मल कॉन्टैक्ट। mg नीचे की तरफ लग रहा है, तो भार के बराबर इसके इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जाने कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में, और कंजर्वेटिव फोर्सेस, इंटरैक्शन फोर्सेस के बारे में, और हमने थोड़ा सा फोर्स के बारे में भी डिस्कस किया, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जल्दी। ओके, थैंक यू सो मच।